आपको वो सब करना पड़ेगा जो इस वक्त चल रहा है। मतलब शर्ट वर्ट फट गई, ऐसी हालत हो गई, मैं बीच में आ गई। संजय लीला भंसाली से बड़ा कौन? भाई जल्दी जल्दी ये सीन ख़त्म कर लो, नहीं तो फिर कल फिर हमें जयती जी डेट्स के लिए रुलाएंगी। अपनी औकात में रहिए, काम ऑनेस्टी से करिए और सही करिए, सब सही रहेगा। क्योंकि मैं तो गीतांजलि देवी ओसवाल, निर्मला देवी भारद्वाज, इस तरह के नाम की आदि थी। तो एक तो सत्तो फत्तो किरदार नाम सुनते ही मैंने बोला इसका मैं स्क्रीन टेस्ट दूँ भी कि नहीं दूँ। इससे कल तो सर ने 101 टेक दिए ऋचा जी के, बहुत वो लेते जा रहे थे, वो तो रो रही थी, बहुत परेशान थी। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अंपिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज मेरे साथ है बहुत ही खास मेहमान जो हमारे लिए अपना वक्त निकाल कर आए। यहाँ पे जयती मैम है जो हीरा मंडी से इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं। सो जयती मैम, वेलकम टू राष्ट्रीय ऑफिस। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस ऑफिस के बारे में तो पता ही नहीं था और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई लव द नेम राजश्री। इतने सालों से हम इनको जानते हैं और इनके काम को सराहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। यस मैम, काफ़ी बज़ बना हुआ है हीरा मंडी से। लाइक आपके जो कैरेक्टर को लेकर वो हर जगह, क्योंकि रील्स भी अगर आप देखेंगे आपके कैरेक्टर को बखूबी सब लोग प्ले करते हुए रील्स बना रहे हैं जी। एंड इतना प्यार मिल रहा है। आपके कमेंट सेक्शन में देखा मैंने, इतना लोग प्यार लुटा रहे हैं आपके ऊपर। कैसा लग रहा है? इतने सालों बाद इतना नाम तो कमाया था बट अभी कुछ अलग ही लेवल में जा रहा है। ये बड़ी नई सी फीलिंग है, बहुत ही नई सी फीलिंग है। क्योंकि हाँ, जैसा कि आपने कहा कि मुझे 28 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए और हर जगह मुझे तारीफ़ मिली है मेरे काम की वजह से। लेकिन ये जो बज़ है ना कि अच्छा, जब हम टेलीविज़न करते हैं या फिर थिएटर करते हैं तो कुछ अलग तरह की ऑडियंस होती है। लेकिन ये जो ओटीटी की ऑडियंस है, जो नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म की ऑडियंस है, ये अब मुझे लगा कि ये 13 साल की उम्र से लेकर 73 साल की उम्र के लोग, जहाँ भी मैं जाऊँ, एयरपोर्ट जाऊँ, रेस्टोरेंट में जाऊँ, रास्ते में, एवरीवेयर सब ने, एक तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि सबने हीरा मंडी देखी है। तो इसीलिए क्योंकि सबने हीरा मंडी देखी है तो ऐसा लग रहा है जैसे पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, पूरे जगह पर इस शो की बात हो रही है, इस शो के किरदार छा गए हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुंबई पहली बार आई हूँ। जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया मैम, काफ़ी बड़ी कास्ट थी इसमें। टीवी से लेके बॉलीवुड वाले सारे एक्टर्स इसमें थे। तो कहीं आपके मन में ऐसा था कहीं कि मतलब इतने सारे नामों के बीच में आपका नाम ओवरशैडो हो जाए या कहीं आपको कॉर्नर कर दिया जाए, किसी तरह का आपके मन में मलाल था? अम, ऐसा तो नहीं था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसमें कौन-कौन है। ओके। क्योंकि मेरी कास्टिंग सबसे आखिर में हुई थी। आई वाज़ द लास्ट वन टू बी कास्ट। वो लोग 2 साल से कास्टिंग कर रहे थे, श्रुति जी और उनकी टीम, श्रुति महाजन और सर भी। लेकिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था और कुछ 5 मई 2022 के आसपास में मेरे पास रात को 11 बजे श्रुति महाजन जी का कॉल आता है और उन्होंने कहा कि मैं हीरा मंडी की कास्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा वो अच्छा अच्छा। कहते हम 2 साल से इस किरदार को ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिला। मैंने कहा 2 साल में आपको पूरे मुंबई में मेरी याद नहीं आई? ये तो मतलब मैं कौन से पायदान में हूँ एक्टर्स के, क्या आपको मेरा नाम ही ध्यान नहीं आया? तो खैर जो भी है, तो उन्होंने कहा कि अगले दिन आप मुझे, मैं 2 सीन्स भेज रही हूँ और उस सीन के आप स्क्रीन टेस्ट करके मुझे भेजिए। तो मैंने जब स्क्रीन टेस्ट करके भेजा तो तब उन्होंने मुझे कहा कि हमें नहीं पता कि आपको सत्तो मिलेगा कि फत्तो। तो एक तो सत्तो फत्तो किरदार नाम सुनते ही मैंने बोला इसका मैं स्क्रीन टेस्ट दूँ भी कि नहीं दूँ? क्योंकि मैं तो गीतांजलि देवी ओसवाल, निर्मला देवी भारद्वाज, इस तरह के नाम की आदी थी। ये फत्तो क्या होता है? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं एक्टर हूँ, मुझे अपने उस एक जो मेरा मैंने एक बनाया हुआ है, लोग मुझे एक नज़र से देखते हैं, उसे भी तोड़ना पड़ेगा, राइट। है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अरे अरे, अब तो वो इसी तरह के किरदार करेंगी, हम किसी और किरदार में उनको सोच नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगा कि एज एन एक्टर, जैसे मैंने पहले जब माताजी लिया था तो एक ब्रेक थ्रू हुआ था मेरा कि मैं इस तरह के किरदार कर सकती हूँ यंग होते हुए भी, राइट। वैसे ही अब जबकि मैं उस पड़ाव में पहुंच चुकी हूँ तो मैं वो तोड़ के मैं फत्तू भी कर सकती हूँ। मेरे लिए चैलेंजिंग था, तो मैंने सत्तो और फत्तो दोनों के लिए ही ऑडिशन दिया था यस। और पर मेरी किरदार मेरी कास्टिंग जो है वो फत्तों में हुई। यस। टीवी की मल्लिका जान तो आप पहले से ही थी, लेकिन इसमें मतलब एकदम हटकर ही, जैसे आपने खुद ज़िक्र किया, एकदम दबंग वाला कैरेक्टर आप करती थी। जी। तो आपको मन में ऐसा नहीं था कि मतलब मैं यहाँ से जब इस फ़ेज़ में आ जाती हूँ, मैं जंप करती हूँ, लाइक इसमें हीरा मंडी में जो भी आपका फत्तो का कैरेक्टर था,
आपको कुछ भी ऐसा मन में डाउट था कि मतलब ये करने की, ये तो चलो खैर हो जाएगा, बट इसके बाद क्या, ऐसा कुछ मन में था? फत्तू का किरदार, जैसे मैंने कहा कि मैं फत्तू करूँ क्या, करूँ या नहीं करूँ, लेकिन जब मैं सेट पर पहुँची, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप बहुत बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम कर, आपको ज़िंदगी में आपने एक आयाम कायम कर लिया, यू हैव रीच्ड अ या पॉइंट। उसके बाद अब आपको एक्सप्लोर करना है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ आपकी कैसे ट्यूनिंग बैठती है, आप उनके साथ कैसे काम करोगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो इसीलिए संजय लीला भंसाली से बड़ा कौन, है ना। ठीक उसके पहले मैं मिस्टर करण जौहर के साथ काम कर चुकी थी इन रॉकी रानी की प्रेम कहानी। तो उसमें मैंने काम 5-6 दिन का किया था, लेकिन सीन मेरा एक ही रखा गया। लेकिन मेरे लिए वो पर्सनल ट्रायम्फ है, मेरे लिए पर्सनल जीत है, क्योंकि मैं धर्मा में काम कर रही थी, मिस्टर करण जौहर की डायरेक्शन में काम कर रही थी। वो एक अलग मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं कहूँगी कि अब मैं उस जगह पर पहुँच चुकी हूँ जहाँ मैंने नाम कमाया, मैंने पैसा कमाया, लोगों ने मेरा हर तरह का काम देखकर मुझे सराहा। अब मुझे ये सारे बैरियर्स तोड़ने हैं। अब मैं नए नए किरदार करना चाहती हूँ। आई एम श्योर हीरा मंडी और मेरे बाकी का काम पहले का देखने के बाद लोगों को ये समझ में आता है कि मैं मल्लिका जान की तरह का किरदार मैं टेलीविज़न में कर चुकी हूँ। मतलब उस तरह की या मेट्रियार्क जो एक या एक जगह की हेड करेक्ट, होती है, यस यस। वो मैंने 10-15 साल किया। और ठीक उसके ऑपोजिट मैंने घर की फेल्ड तवाइफ या जो अब नौकरानी बन चुकी है, उसका भी किरदार मैंने कर लिया। तो आप देखिए स्पेक्ट्रम देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरे लिए ये चैलेंज है आज की डेट में मेरे लिए कि एक कोई नया किरदार आएगा तो उसको कैसे प्ले करना है, जो बिल्कुल पहले ना किया हो वो प्ले करना है। तो इस वक्त तो ये मेरे मैं लेकिन मुझे ये भी पता था कि मैं मिस्टर संजय लीला भंसाली का प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ, तो खोऊंगी तो नहीं मैं, क्योंकि वो ही अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर गई एक या दो सीन में भी उनके सामने, तो वो मेरे किरदार को खड़ा कर देंगे, और जो हुआ भी। यस। जैसे कि जो शो है हीरा मंडी के कई को मतलब आपके जो को एक्टर रहे हैं उनका भी इंटरव्यू मैंने किया है। कई लोगों को तो ऑडिशन के बाद भी नहीं पता था कि मतलब उनका कैरेक्टर क्या होगा, कितने दिन के लिए उन्हें शूट करना होगा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे कितने दिन कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पता नहीं था कि मैं सत्तू फतू करूँगी कि सत्तू फत्तू। हाँ, और मुझे आपको मैं बताती हूँ कि अभी भी मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉम भंसाली प्रोडक्शंस, उसमें मेरा नाम सत्तू ही लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि तब तक भी डिसाइडेड नहीं था कि मैं सत्तू करूँगी फत्तू। ओके। तो मैंने सेट पर जाकर मैंने पूछा कि मैं सत्तू हूँ कि फत्तू, मुझे कोई बताएगा? तो फिर जब हमें सीन दिया गया तो फिर ऑफ कोर्स यस, फत्तू के डायलॉग्स मुझे करने थे। तो सो दैट इज़ व्हाई ये ज़रूर था। लेकिन एक बार सेट पर पहुंचने के बाद आपको मालूम था, लेकिन कैरेक्टर कैसे जाएगा ये मैं कहूँगी कि मैंने सर के साथ बैठकर ये डिसाइड किया कि मैं इसको, क्योंकि ऐसा सर ने बैकग्राउंड जब स्टोरी बताई थी तो ये कहा था कि ये दोनों लड़कियाँ सत्तो पत्तो 3 साल की उम्र में यहाँ बेचती गई होंगी। गाना और नाच उन्होंने यहीं पर सीखा होगा। और क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे साइमा के साथ हुआ है कि उससे उन्हें भी उनकी नथ उतराई या उन्हें वैसे प्रोजेक्ट नहीं किया गया जैसे मार्केट में करना चाहिए था। तो उनको कभी कोई साहब मिला ही नहीं या कोई नवाब मिला ही नहीं। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल करते करते ऐसा हुआ कि अब वो काम करने लग गई हैं वहाँ पर, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी घर से यहाँ से बाहर निकलेंगी भी तो कहाँ जाएंगी, भीख ही मांगेंगी। तो इस बेटर के यहीं पे रहें। लेकिन उनको अपनी जगह, जैसे सत्तो, मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने ऐसा प्ले किया कि मैं अपनी किस्मत को अपना चुकी हूँ। लेकिन फत्तू को मैंने जो बनाया वो सर के साथ डिस्कशन करके बनाया कि कुछ लोग होते हैं जो लास्ट तक फाइट करते हैं, जो लास्ट तक सोचते हैं कि हमारा कुछ तो हो जाएगा, लास्ट तक सोचते हैं कि ये हमारी किस्मत में नहीं था, ये हमें दिया गया है, और लास्ट तक उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं किसी की नब्ज़ तो मेरे हाथ में है, और जब मौका मिलेगा तो मैं उसे दबाऊंगी, चाहे उसका निकले कुछ ना, लेकिन दबा तो दूंगी एक बार। आप कितना किस्मत में भरोसा रखते हैं रियल लाइफ में? मैं डेफिनेटली डेस्टिनी में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता गया है, मैंने कभी वो जो भी मैंने मांगा वो मुझे मिला नहीं, लेकिन जो मिला वो मांगने से बढ़कर मिला, और रास्ता मुझे वहाँ तक लेकर गया। मैं बोलती हूँ मैं वहाँ क्यों कर रही हूँ, मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई इज़ हैपनिंग, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वही चीज़ मुझे आगे तक लेकर गई है। उसी चीज़ ने मुझे नहीं पता था, मैं तो क्लासिकल डांस करती थी
और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। मेरे फादर ने कहा कि पागल, तब क्योंकि मैं 88-89 की बात कर रही थी, तो मेरे फादर ने कहा कि ये तो पागलों के डॉक्टर होते हैं, क्योंकि तब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की जगह नहीं मालूम थी हमें अपने सोसाइटी में कि वो आज कितने मददगार हैं। तो मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, तो मैंने वो रास्ता ही छोड़ दिया और मैं गुस्से के मारे मैंने टूरिज़्म ज्वाइन किया, क्योंकि मैं कोई जॉब करना चाहती थी और मुझे लगता था कि मैं डांस के साथ साथ टूरिज़्म पढ़ूंगी और साथ में एक लैंग्वेज पढ़ूंगी, तो सबने कहा फ्रेंच पढ़ो, जर्मन पढ़ो। मेरे डांस क्लास के पास रशियन लैंग्वेज था, हाउस ऑफ सोवियत साइंस कल्चर एंड आर्ट, तो मैंने रशियन लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो कॉलेज डांस क्लास के बाद वही एक टाइमिंग थी जो मैच हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ने जाऊंगी और वहाँ एंटोन चेखोव ड्रामा स्टूडियो के डायरेक्टर मुझे कैंटीन में देखेंगे और मुझे अपने प्ले के लिए इनवाइट करेंगे और मेरी एक्टिंग का करियर खुलेगा। ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उस प्ले में जाकर मुझे बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिलेगा धुरंधर एक्टरों के बीच में, एक्टर्स के बीच में। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो प्ले करते वक्त मैं एक ऐसे इंसान से मिलूंगी जिससे आगे जाकर मेरी शादी होगी और वो मुझे एक्टिंग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और वो मुझे मिस्टर इब्राहिम मलकाजी, जो हमारे देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स रहे हैं, उनसे मेरी मुलाकात कराएंगे। मुझे नहीं पता था कि मैं लिविंग थिएटर ज्वाइन करूंगी। मुझे नहीं पता था कि लिविंग थिएटर में जब मैं ऑडिशन दूंगी तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी, लेकिन ज़ोहरा सहगल जी और मनोहर सिंह जी कहेंगे कि नहीं, लड़की में टैलेंट है। और रिजेक्ट होने के बावजूद मैं 5 बजे तक लिस्ट निकल आई थी, लेकिन मैं 5:30 बजे मुझे क्या बोलते हैं एडमिशन दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा ये वो लड़की कहाँ है। जब उन्होंने लिस्ट देखी तो उन्होंने कहा नहीं, सर ने कहा कि नहीं वो तो ज़्यादा डांसर है, शी इज़ नॉट एन एक्टर। तो ज़ोहरा सहगल जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा कि लेकिन जो डिसिप्लिन तुम्हें चाहिए वो उसी लड़की के साथ है, अंदर है, क्योंकि 7 साल की उम्र से वो डांस कर रही है। तो दैट इज़ हाउ इट टुक मी। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ से मैं मुंबई आऊँगी। मुंबई आने के बाद आज मैं आपके साथ बैठकर बात करूँगी। तो जो ज़िंदगी में मैंने कहा है कि नहीं मुझे नहीं करना, या क्यों मैं करूँगी, और वही मुझे रास्ता दिखाता ले गया और वही मुझे कहीं नई नई मंजिलें पहुँचाता गया। जी। ऑल्सो मैम सेट की काफ़ी तारीफ़ हो रही थी। खैर इसमें ज्वेलरियाँ तो आपने ज़्यादा नहीं पहनी है, बट जो साथ में आपकी को एक्ट्रेसेस थी, जो भी सोनाक्षी थी, जी मनीषा मैम जी थे, जी जी जी। उन लोगों के साथ आपका बॉन्ड कैसा मतलब दिन पे दिन बनता गया? मतलब पहले दिन जब आप मिले थे और अब अगर बात करें तो, क्योंकि इतना दिन आप लोगों ने साथ में पल बिताया, कैसा बॉन्ड आप लोगों का बन गया है? एंड सीन की अगर कुछ खट्टी-मीठी बातें अगर आप बताना चाहें? मैं सबसे बढ़िया बात बताऊंगी कि मिस्टर संजय लीला भंसाली के सेट पर सबसे बड़ा स्टार मिस्टर भंसाली ही है ओके। मेरे हिसाब से। जी। और क्योंकि वही है और उनका विजन हम लोग वहाँ पर दिखाने आए हैं, है ना, साकार करने आए हैं, टू आवर ऑनेस्टी, अपने सच्चाई के साथ। और वो अपने एक्टर्स को बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सुबह जाओ आप सेट पर तो मतलब मैं तो हमेशा प्रणाम करती थी उनको, तो कहते थे अरे क्यों कर रही हो ऐसे, बट वो हमेशा मुझे जयती जी बुलाते थे या फिर पत्तो भी बुलाते थे सेट माइक पे, और सबके सामने ये कहते थे कि भाई जल्दी जल्दी ये सीन ख़त्म कर लो, नहीं तो फिर कल फिर हमें जयती जी डेट्स के लिए रुलाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये उनके कहने का तरीका था। और मैं हड़बड़ी से मैंने कहा सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं। अब मैं दुनिया को देखती रहती थी कि 150 लोग या जितने भी सेट पर है वो सब मुझे देख रहे हैं कि संजय लीला बंसाली को, मतलब क्या आप हैं कौन। लेकिन वो उनका ये मजाक करने का तरीका था, वो मेरे टांग खींचते थे। और जाकर जब मैं मिलती थी उनसे, वो एक गले मिलकर एक बड़ी प्यारी सी पुच्ची देते थे। और उनके सीन, और जब हम सीन में काम करते थे तो वो बिल्कुल सजेशंस लेते थे, बिल्कुल, क्योंकि मैं थिएटर करके आई हूँ और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो इसीलिए मेरी हिंदुस्तानी थिएटर में जो लैंग्वेज पे पकड़ थोड़ी अच्छी है। तो इमेज के साथ जो मैं बात करती हूँ वो इमेज कैसा बनाता है, वो थिएटर से मैंने सीखा है मेरे टीचर से। और वही बात सर को भी पसंद है कि जब आप कोई ज़ुबान बोलते हैं या जब भी आप कोई लाइन बोलते हैं तो वो लाइन आपको पिक्चर कैसा दिखाता है, वो बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वॉट ही यूज़ टू लव। तो मैं बोलती थी नहीं सर, आप जब अगर ये कहेंगे ना तो इसमें पिक्चर बड़ी अच्छी निकलती है, इमेज बहुत अच्छा निकलती है। कि बाल खींच के, उस्ताद जी का डायलॉग है कि अगर हमने अंग्रेज़ों से पंगा लिया तो वो एक एक तवाइफ को बाल खींच के पूरे हीरा मंडी में घुमाएंगे। तो वो लाइन लंबी हो रही थी।
तो सर ने कहा कि नहीं ये मैंने कहा नहीं सर रखिए, क्योंकि वो दहशत हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए कि हम बिना कपड़ों के बालों से खींचती जा रही हैं, इसी डर से हम अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं फेस करना चाहते। तो हमारे दिमाग में है कि सब क्या बोलते हैं तवाइफ़ों को एक साथ होकर, चाहे वो हीरा मंडी की हो, चाहे वो शाही महल की हो, ख्वाबगाह की हो, गिल्ड की हो, वी मस्ट ऑल गेट टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये मिस्टर भंसाली हैं। और मनीषा जी को तो देखकर ही मैं अपना पहला डायलॉग भूल गई थी। जो आप जिस सीन की तारीफ़ कर रही हैं कि पहला डायलॉग था जिसमें मैं कहती हूँ कि आपके पैरों की मेहंदी में जुल्फ़िकार साहब का नाम छुपा देंगे, देखते हैं कि शाम को वो ढूँढते हैं कि नहीं। तो एक तो पहला दिन मेरा शूट का पहला शॉट, और मिस्टर भंसाली बैठे हुए हैं उसके क्या बोलते हैं सेटअप पे बैठे हुए हैं, और मनीषा जी आती हैं और आकर बैठती हैं और मैं उनको देखती रह जाती हूँ। मैं और पता चलता है कि वो वन शॉट है और मेरे ऊपर से ही कैमरा जाएगा, शुरू होगा और आखिर और मेरे डायलॉग से शुरू होगा। जब तक मेरा डायलॉग उतने में ख़त्म होना चाहिए जब तक मेरे ऊपर है, फिर आगे चलता जाएगा। तो मैं परफॉर्मेंस प्रेशर में आ गई। तो इतने साल काम करने 28 के साल का बाद एक्सपीरियंस लेकर प्रेशर में। परफॉर्मेंस प्रेशर में आके कह रही यार आज तो बस सबको बता ही देना है कि हम तो थिएटर एक्टर हैं और हमने तो इतना सारा काम किया है, और क्या बोलते हैं आज तो वन टेक ओके करके सबको इम्प्रेस कर देना है। जैसे ही आपके अंदर ये बात आ जाती है ना ज़िंदगी में, तुरंत आपको ऊपर वाला जो है ना वो आईना दिखा देता है कि अपनी औकात में रहिए, काम ऑनेस्टी से करिए और सही करिए, सब सही रहेगा। तो इसीलिए पहला जैसे ही डायलॉग हुआ, सर ने बोला एक्शन, मेरा डायलॉग मैंने कहा कि मलिका जान सॉरी हुजूर आपके मेहंदी जुल्फ़िकार साहब दा ना छुपा दइए। बस उसके बाद आगे का डायलॉग मैं भूल गई। तो सर ने कहा अच्छा आप थिएटर से हैं, आप डायलॉग भूल गई। तो उस वक्त तो काटो तो खून नहीं लग रहा था कि वैनिश हो जाऊं किसी भी तरह से, बट मल्लिका जान जी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। मनीषा जी का पहला शॉट था मेरे साथ, मुझे लगा कि ओह ये भी कुछ ऐसे करेंगे, बट क्योंकि वो ऐसी पोजीशन में थी दैट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, और वो कम से कम 7-8 घंटे उसी पोजीशन में थी। बट मल्लिका जी से मतलब मनीषा जी से मैंने ये सीखा, मेरे हुजूर से मैंने ये सीखा कि कम व्हाट में यू आर एन एक्टर, आपके सामने वाला एक्टर भी प्रोफेशनल एक्टर है। तो कितने भी रीटेक्स हों, हमारी वजह से हो, उनकी वजह से हो, सेटअप की वजह से हो, लाइटिंग की वजह से हो, अपने किरदार से वो कभी बाहर नहीं निकलती। अपने किरदार में रहती हैं, अपना 100% देती हैं, और आप जो करना चाहते हैं वो आपको 100% करने देती हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अपने सामने वाले एक्टर्स को अपने हिसाब से नहीं करने देते हैं। तो यू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर एंड आई विल बी ट्रू टू माई कैरेक्टर एंड वील मेक अ वंडरफुल सीन। ये इतने सालों बाद भी उनके अंदर ये जज्बा है टू गिव फुल फ्रीडम टू एवरीबडी ऑन द सेट। एज अ को एक्टर आई एम ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर, ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर। या ऑल्सो मैम आदिति की अगर बात करूँ, आदिति के वॉक की, उनके आईज एक्सप्रेशन की, हर एक चीज़ की तारीफ हो रही है। क्या बताना चाहेंगे? अब आपने तो बहुत करीब से देखा था उनके हर एक मूव्स को। मैं तो पहले दिन 3 दिन तक ऐसे देखती रही, और फिर मैंने जाकर पूछा तुम्हारी आंखें असली हैं? तो वो कहती है यस मैम। वो एक तो इतनी मीठी आवाज़ में वो बात करती है, और उनका तरीका ही इतना कैसे बोलूँ, बड़ा ही एकदम सॉफ्ट फ्रेजाइल लगता है हाथ छुओ तो टूट जाएगी, है ना। तो वो, और उसके अंदर आप सोचिए मिस्टर बंसाली का विजन देखिए कि ऐसा इंसान, एक ऐसा किरदार जिसको लगता है कि हाथ लगाते ही मैली हो जाएगी या हाथ लगाते ही टूट जाएगी, उसके अंदर उन्होंने स्टील भरा है ना, लोहा, राइट। इस्पात, कि वो है। हमें रियलाइज़ होता है कि फर्स्ट एपिसोड या सेकंड एपिसोड में हमें रियलाइज़ होता है कि ये है वो लड़की जिसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लड़ेगी। राइट। तो ये जो बात है, जैसे आप दिखते हैं वैसे आप हैं नहीं, वो जो बात अदिति लेकर आई है ऑन स्क्रीन इज़ वंडरफुल। लास्ट का जो शॉट है, मतलब व्हेन शी शॉट, मैं जब देखा था ना कि उसका हेयर कट हो चुका है एंड शी इज़ बीन बीटन, शी लुक लाइक अ यूरोपियन एक्ट्रेस, है ना। यूरोपियन किरदार लग रहा है कि मतलब कोई आउशविट्स में या कहीं ऐसे जर्मन नाजीज़ के बीच में वो एक लड़की फंसी हुई है और उसको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। बट
शी इज़ अ ब्यूटी एंड दिल भी बड़ा प्यारा है, यस अंदर बाहर से खूबसूरत है वो लड़की। यस ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इंद्रेश जी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही किस्मत के साथ साथ में आप दोनों ने काम भी किया। सेट पर वो यारी दोस्ती वाला माहौल कितना बनता था? अरे बहुत ज़्यादा मतलब ये हमने अपने थिएटर ट्रेनिंग वो मेरे क्लासमेट रहे हैं थिएटर में मिस्टर इब्राहिम अलकाज़ी के वहाँ लिविंग थिएटर में और हमने 96-97 में अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की। उसके बाद मैं पहले मुंबई आ गई, वो कुछ दिनों बाद आया और ऑफ ऑन मिलते रहते थे किसी अवार्ड सेरेमनी में, क्या अरे तुम कैसे हो, किसी के हमारे जो क्लासमेट्स थे लिविंग थिएटर के उनकी बर्थडेज पार्टीज़ में, ये ऐसा कुछ मिलते रहते थे, लेकिन काम साथ में कभी नहीं किया था। तो जब इंद्रेश को पता चला कि आई एम ऑल्सो इन द शो, तो मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा उसे खुशी थी, क्योंकि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछता था जब भी उसकी डेट होती थी, जयती तू कल है क्या, जयती तू कल है क्या? मैं बोलती थी हाँ है, अच्छा फिर ठीक है, और नहीं अरे यार मैं तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं तुझसे मिलूँगा। तो और हम कोशिश करते कि हम साथ में वैनिटी लें, ओके ताकि क्या बोलते हैं बीच में से उठ के मैं उसके पास चली जाऊँ तो सबसे हमारे शूट पे बीच में गैप्स अगर होते थे यस या शूट में अभी तक बुलाया नहीं गया बट वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर जस्ट सिटिंग एंड वी आर रेडी फॉर द शॉट, या तो सबसे ज़्यादा ठहाकों की आवाज़, हंसी की आवाज़ और शोर वो हमारी वैनिटी से ही आता था। मैं जनरली इंद्रेश की वैनिटी में जाकर बैठ जाती थी, क्योंकि उसको अपना इतना फैला के रखना होता है ना, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको अपना फलाना भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको फ्रूट भी चाहिए, उसको अपना रायता भी चाहिए, उसको वो बहुत अपने करीने से हर चीज़ सजा के रखता है और क्या बोलते हैं उसको अपना ड्राई फ्रूट भी चाहिए। तो ऑल दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज, तो इसीलिए बेहतर है कि जो ऑर्गेनाइज इंसान है उसकी वैनिटी पे जाकर बैठो तो आपको भी बहुत सहूलियत मिलती है। सो वी हैड वंडरफुल टाइम। तो हमारी आपस की बातें भी वैनिटी में बहुत होती थी, लेकिन मैं ये भी बताऊं आपको कि हमारे सेट पर जब भी हम साथ में सीन करते थे तो हमारी आंखों में बहुत बातें होती थी, क्योंकि कोई कुछ करता था तो वो मेरी तरफ दिखता था, फिर मैं उसको ऐसे करती थी, फिर वो कोई सीन करके बोलता था तो मैं बोलती थी क्या भी बोलती थी आँखों आँखों में बातें हो बहुत जाती सारी थी। बातें होती थी, बहुत सारी बातें। अभी भी कहीं पर भी उसको अगर कहा जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और मैं उसके साथ खड़ी हूँ तो वो तुरंत कहते इन्होंने ये इन्होंने कितना अच्छा काम किया, वो कॉन्स्टेंटली मुझे आगे करता रहता है। इट इज़ सच अ वंडरफुल या थिंग। यस ऑल्सो मैम अगर पूरे शो की बात करें तो काफ़ी कुछ कुछ सीन्स जो उसमें दिखाए गए काफ़ी इमोशनल है, मतलब सामने वाले की आंखों से आंसू आ जाए। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है शो में, बट आपने जब देखा था शो, आपको कौन सा सीन आपका आपका लाइक आपका सीन छोड़ के कौन सा ऐसा सीन था जिससे आपकी आंखों में आंसू आए थे? मैंने ना मैं ऋचा से 2 ही बार मिली हूँ, है ना? मतलब उसके बाद 2-3 बार मिली हूँ, पर ऑन सेट 2 या 3 बार मिली हूँ, शकल बन गाने में, और उसके बाद जब उनका डेथ सीन है, हम सब आज़ादी वाला पहला गाना हाँ गाते हैं, तो वहाँ वो लेटी हुई हैं, वहाँ मिली हूँ और मुझे मुझे बता दिया गया था कि शी इज़ ओनली देयर फॉर दीज़ 2 एपिसोड्स। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे तब तक उनके किरदार के बारे में मालूम नहीं था। हम बात करते हैं लाजो के बारे में, हम्म, लेकिन इतनी फ्रेजाइल है ये मुझे पता नहीं था। हम्म, और मैंने क्योंकि सीन्स उनके साथ किए नहीं थे, तो आपने सीन देखे राइट भी नहीं, यस किए भी यस नहीं, तो आपको आइडिया भी नहीं। सिर्फ मुझे वो 99 शो जो शॉट्स हैं, जिन टेक्स हैं, यस उसके बारे में मुझे पता था। वो इसलिए पता था क्योंकि अगले दिन की मेरी शूट कैंसिल हो गई थी। ओके तो मैंने जाकर पूछा था यार मेरी तुमने डेट वेस्ट कर दी, तुम मेरी शूट क्यों कैंसिल की? कहते अरे कल तो बड़ा ऐसा हो गया वहाँ पर ना, मुझे 101 बताया गया था, बट ऋचा वुड नो बेटर कि 99 टेक्स थे। या कल तो सर ने 101 टेक दिए ऋचा जी के, बहुत वो लेते जा रहे थे, वो तो रो रही थी, बहुत परेशान थी, ये थी वो थी, ऐसा। उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा 101 टेक्स, 99 टेक्स मतलब कैसे, क्यों? तो ये सब बातें मैं सुनती थी। हम्म, फिर जब हमारा प्रीमियर हुआ क्या बोलते हैं हीरा मंडी का, और हमें 2 एपिसोड दिखाए गए। फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा, मैं अपने आप मैं सबसे पहली बार रूबरू हो रही थी, कैरेक्टर्स को जान रही थी जिनके साथ मैंने शूट नहीं किया था। आई वाज फैसिनेटेड बाय हाउ एवरीबॉडी इज़ बीइंग पुट टुगेदर। मैं अपने सीन्स पे ध्यान दे रही थी। तो क्या बोलते हैं उसके बाद जब फिर लाजो का कैरेक्टर है, जब सेकंड एपिसोड आया और जब सेकंड एपिसोड ख़त्म हुआ, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए हॉल में चुप होकर बैठ गई, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठूं भी। मेरा मन इतना ख़राब हो गया था उनके, अब इतना खूबसूरत उसने मुझे किरदार, मुझे लगा ऋचा ने जो प्ले किया है लाजो का कैरेक्टर, इतना खूबसूरत किया कि आपको सचमुच सेंस ऑफ लॉस लगता है। या वो है 2 ही एपिसोड में, लेकिन आपको सचमुच लगता है कि
खो गया कुछ, या बिखर गया कुछ, ये क्या हो गया, यस यू फील। या इसके अलावा मैम इंडस्ट्री मतलब जिनके साथ आपने काम किया हीरा मंडी में, उन एक्टर से किस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? और सेट पर बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। अभी तक तो किसी ने भी मुझे हाँ, साइमा ने क्योंकि मुझे मैसेज किया, इंद्रेश जैसे मैंने कहा उसने किया है। सत्तो वाज़ वेरी हैप्पी। हम लोगों ने साथ में बैठकर शो देखा था, तो मतलब फर्स्ट 2 फर्स्ट एपिसोड्स 2 देखे थे। एपिसोड्स। तो और जो जो सामने-सामने मिले उन लोगों ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए। मुझे सोनाक्षी ने वहाँ पर प्रीमियर में कहा कि इवन संजीदा ने कहा कि और अदिति ने भी कि मेरे जो स्टाफ थे, जो हम लोग सब बैठने आए, हमारी जो फैमिली आई, वो आपके सीन आते ही हँसना शुरू कर देते थे। दे यूज्ड टू चकल। तो मेरे लिए मैंने कहा चलो ये बात भी कहीं लोगों को समझ में आई कि ये थोड़ी मुखर है। यस। क्या बोलते हैं, मनीषा जी मिली थी, उन्होंने बहुत प्यार से मुझे हग किया। बट सबसे खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट जो मुझे प्रीमियर पर मिला वो रेखा जी का था कि वो आई बाहर और उन्होंने कहा और आंखों में उनके आंसू थे और वो संजीदा से बात करी थी, किसी उनसे बात करी थी और सडनली उनकी नज़र मुझ पे पड़ी और उन्होंने कहा लो हम तो इनके फ़ैन हो गए, कैन आई गेट अ हग फ्रॉम यू। तो मुझे लगा कि वो कह रही हैं मुझे कैन आई गेट अ हग फ्रॉम यू। मैंने कहा मैम इट्स माई ड्रीम कम ट्रू, अब क्या बात कर रही है। तो उन्होंने मुझे हग किया, मुझे किस किया और उन्होंने कहा कि आई कैन सी कि तुमने पूरी फ्रीडम के साथ अपना एक्ट किया है। तो मैंने बोला कि मैम आपको कैसे पता चला? कहते सो मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव गिवन योर 100% एंड यू वर गिवन अ फ्री हैंड टू क्या बोलते हैं enact the way you wanted to। ये मतलब it was the compliment for me। या ऑल्सो मैम हम बचपन से आपका शो देखते आए हैं मतलब मेरे घर में भी अगर मुझे आप याद करेंगे अगर तो ससुराल सिमर का और ऐसे आपके कई शोज़ मैंने देखे हैं। मतलब मेरे घर पे जब देखते रहते थे तो हम लोग को भी देखना ही पड़ता था भले हम छोटे ही क्यों ना थे क्योंकि वो एक था कि हाँ ये देखना ही है। देखना ये है। टाइम सिर्फ आप लोगों के लिए हाँ होता था हाँ, हमारे 7:30 का पेरेंट्स का। टाइम यस। स्लॉट, हाँ जी। तो मम्मी का तो ऐसे ही रहता था कि मतलब वो रिमोट हाथ में ही रहता था कि हाँ इस टाइम पे कोई नहीं, ना किसी का आना ना किसी का जाना, सिर्फ ससुराल सिमर का देखेंगे। तो हमारे दिमाग में भी कैसे था माता जी माता जी। बहुत तो सारे लोगों ने मुझे ये कंप्लेंट की है, बहुत सारे मेन हैव कंप्लेंट कि क्या बोलते हैं कि आपके शो की वजह से हमें समय पर चाय नहीं मिलती, हम ऑफिस से आते हैं हमें चाय नहीं मिलती और क्या बोलते हैं और खाना भी हमें 8 बजे के बाद ही मिलता है। मैम जिस तरह से आपने कैरेक्टर्स में निभाया था एंड इसमें अलग ही कैरेक्टर है आपका एकदम जॉली नेचर वाला। असल ज़िंदगी में आप कैसी हैं? मतलब जो माता जी का जो कैरेक्टर था मतलब वो देख के ऐसे मतलब हम लोग कैसे उस वक़्त नहीं समझ में आता था कि मतलब ये शो है, ये खाली ऐसे दिखाया जा रहा है। ऐसे लगता था कि ये कितने स्ट्रिक्ट हैं। हाँ मतलब वो बहुत। हमारी दादियाँ या नानी वाला मतलब ऐसा लगता था कि हाँ, कितने स्ट्रिक्ट हैं। हमारे घर में तो नानी तो नहीं है इतनी स्ट्रिक्ट, ऐसा लगता था। असल ज़िंदगी में आप कितने हैं एंड वो आपके कैरेक्टर के लिए मतलब आपको लाइक अभी तो सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, उस वक़्त इतना नहीं था। आपको क्या लगता है अगर उस वक़्त सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग होता फिर आपके कमेंट सेक्शन में कैसी बरसात होती? अब मेरे ख्याल से माता जी जो है ना या फिर बड़ी माँ जी। कहूँ, ससुराल सिमर का सीज़न 1 या सीज़न 2 में दोनों जो किरदार थे वो ट्विन्स थे एक दूसरे यस। के। मेरे ख्याल से जो जयती के साथ कॉमन है उनका वो है डिसिप्लिन। जयती इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। या मुझे वक्त पे पहुंचना, वक़्त से पहले। हाँ और क्या बोलते हैं अपनी लाइंस प्रॉपर्ली याद करना। बैग मेरी एक डायरी है, मेरी एक डायरी है जिस पे मैंने आज तक जितने भी किरदार किए हैं उनकी बैकग्राउंड स्टोरी लिखी हुई है। वाओ! तो मैं बिना तैयारी किए कभी अपने सेट पर नहीं जाती, कोई भी, चाहे वो टेलीविज़न का काम हो, चाहे वो थिएटर का काम हो या फिर मतलब ओटीटी कोई का काम हो या फ़िल्म यस। हो। जो भी किरदार मैंने आज तक निभाए हैं वो सब उस डायरी में मैंने लिखे हुए हैं। एक बैकग्राउंड वर्क में कि कहाँ से आई हूँ, किस तरह से हूँ, क्या माइंडसेट है, क्या नहीं है। इसीलिए शायद मैं कभी भी अपने कैरेक्टर से भटकती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ तो मैं वापस वो पढ़ने चली जाती हूँ। हुँ, तो डिसिप्लिन में और तैयारी में मेरे ख्याल से मैं काफ़ी माताजी और बड़ी माँ की तरह हूँ। वाओ! और लेकिन अदरवाइज़ दोस्तों के साथ ऑन सेट जब मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं काफ़ी कुछ पत्तों की तरह हूँ कि मुझे कोई गलत दिखता है या कुछ ठीक नहीं दिखता तो मैं बोल देती हूँ, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। पहले डांट पड़ जाती थी, अब मैं क्योंकि खुद ही सीनियर एक्टर हूँ इसलिए मुझे क्या बोलेंगे कोई, तो लोग सुन लेते हैं और मन ही मन शायद गालियाँ देते होंगे या यस। कूटते होंगे, क्या है अब इसको क्या बोलें। लेकिन फिर भी जैसे मुझे पिछले 2 साल से मैं या 2-3 साल से मैं बड़ी तकलीफ़ में रहती थी जब से ये सोशल मीडिया आया है। मैं इसको अभी भी सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, क्योंकि समझना ज़रूरी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में माताजी और बड़ी माँ करके ये सीखा, ये किरदार करके सीखा कि चेंज इज़ कांस्टेंट। या जब अगर आप वक्त के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे।
है ना, ज़िंदगी में भी, Correct. लोगों की उसमें दिल में भी, और आज के ज़माने में भी। तो मैं सोशल मीडिया अभी भी सीख रही हूँ, पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाई हूँ। तो ये जो एक लोगों का ऑब्सेशन हो गया है कि वो कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली फेसबुक पे रहते हैं, कॉन्स्टेंटली व्लॉग्स बनाते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली रील्स बनाते रहते हैं गानों पे। कोई रील आया नहीं कि मैं इस कोने में देख रही हूँ, इस पिलर के पीछे कोई बना रहा है, उधर कुछ बना रहा है, उधर कुछ बना रहा है, वह छत पे बना रहा है, वह सीढ़ियों से उतरते हुए बना रहा है। सीन में किसी का ध्यान नहीं है। राइट. तो मतलब लाइंस पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, सीन समझना है कि नहीं समझना है, वो सब नहीं। आज क्या रील बनाएंगे, सुबह से आकर मेरे को एक्टर्स जो थे वो इस बात पे डिस्कशन करना शुरू कर देते थे कि आज ये तू मेरे लिए ये बना देगा, तू मेरे लिए ये बना देगी। प्लस मेकअप रूम में बैठे बैठे लोग कॉन्स्टेंटली रील्स बनाते रहते हैं, है ना। आज मैं देखती हूँ ये कब बनाया इन लोगों ने, वे क्योंकि लंबा लंबा वक्फा होता है, वेट करते हैं तो लोग। तो मैं इस बात से बड़ी तकलीफ़ में रहती थी कि मतलब क्या है, किताब पढ़ लो, कुछ फिल्म देख लो, कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बात कर लो, या कुछ आसपास आपस में बात कर लो। ऑल द टाइम क्या अपने फ़ोन के साथ लगे रहते हो। अगर आप ऐसे कोई सीन चल रहा है, मास्टर हो चुका है, तो मैं अपने क्यूज़ खुद देती हूँ अभी तक। अपने क्यूज़ इवन टेलीविज़न में भी अपने क्यूज़ में मैक्सिमम टाइम पे मैं खुद, अगर मैं मुझे चेंज करने के लिए भेज दिया गया अगले सीन के लिए तो अलग बात है, लेकिन आई गिव माई ओन क्यूज़, बिकॉज मैं जो क्यूज़ दे सकती हूँ वो असिस्टेंट शायद नहीं दे सकता होगा। लेकिन हमारे जो को एक्टर्स बाकी हैं, वो आप सीन ख़त्म हुआ नहीं कि सबकी गर्दन झुक गई होती है। सब अपने फ़ोन में ऐसे देख रहे हैं, किसी का मुंह ऐसा नहीं है कि वही कौन क्या कर रहा है देख लो, अगले से सीख लो कैसे करते हैं। हमने तो अपने सीनियर्स को देखकर सीखा है राइट. कि हाउ टू कंडक्ट ऑन द सेट, सीन कैसे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने फ़ोन में घुसे। तो मैं इस बात से थोड़ी तकलीफ़ में रहती थी। अब धीरे धीरे मैंने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि टुडे अगर मुझे कोई ये कहता है कि भाई आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की वजह से आपकी कास्टिंग होती है, तो फिर अगर किसी को अपनी दुकान आगे अगर चलानी है तो फिर आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे आपके अंदर टैलेंट हो या ना हो, है ना। करेक्ट. तो इसीलिए आपको रील्स बनाने पड़ेंगे, Yes. आपको वो सब करना पड़ेगा जो इस वक्त चल रहा है। तो फिर यू कैन नॉट, हमारे संविधान में है कि यू कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ लाइवलीहुड फ्रॉम पीपल। तो मुझे लगता है कि मैं किसी को मना करके उनकी लाइवलीहुड नहीं छीन सकती, क्योंकि उनकी अगली कास्टिंग जो होगी Yes, वो उनके yes. इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के हिसाब से होगी, Yes. टैलेंट के हिसाब से नहीं होगी। यस. सो मैम, जब से ये सोशल मीडिया की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैं और एक ज़िक्र करूँ, आपने जैसे कहा कि आप अभी तक इतना प्रो नहीं हो पाए हैं सोशल मीडिया में। आजकल जो एक्टर्स हैं ना, उनकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है सोशल मीडिया की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पॉटिंग जैसी चीज़ें हो जाती हैं, पेपराज़ीज़ पकड़ लेते हैं, एंड कई बार जब उनका कोई कैरेक्टर होता है वैसे, तो लोग उसमें हेट कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इंसान है तो एक ओवर थिंकिंग वाला ज़ोन चालू हो जाता है। जी तो जी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? लाइक जैसे शारमिन की अगर बात करूँ मैं, हीरा मंडी में, उनके भी एक्सप्रेशंस को लेकर काफ़ी हेट कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। आपने तो बहुत ही करीब से देखा है उन्हें काम करते हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब जिस तरह से लोग इतना मेहनत करके, एक्टर अपना इतना टाइम देता है 15-15 घंटे सेट पे, एंड उसके बाद ऐसे बिना कुछ जाने वाले जो ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं। देखिए, दिमाग पर असर तो होता है। काफ़ी बार ऐसी चीज़ें हम जबकि मैं तो ऐसे किरदार करती भी नहीं हूँ जिसमें कोई मतलब इतनी कोई ओछी बात कह जाए या किसी की हिम्मत हो। लेकिन क्योंकि ये फेसलेस लोग हैं, ठीक है, हम इनके चेहरे नहीं जानते। आजकल कोई भी क्रिटिक बन चुका है, हर कोई रिव्यू लिख रहा है ना। तो हमने ना अपनी पावर लोगों के हाथों में दे दी है ये सोशल मीडिया के थ्रू, कि आप हमारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं। हम रिएक्ट करें या ना करें वो हमारे ऊपर है। काफ़ी बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने कुछ कमेंट पढ़ा और मैंने तुरंत एक मैसेज लिखा, और फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि दे डोंट मीन अ थिंग। या वो आपके ना कदरदान है, ना उनको समझ है, ना वो जानते हैं, तो रिएक्ट क्यों करना। करेक्ट. तो फिर मैं वो कमेंट लिखती हूँ और फिर मैं वो हटा भी देती हूँ। अच्छा. तो क्या होता है कि मेरे दिल की भड़ास निकल जाती है कि मैंने लिख दिया यस. लेकिन पोस्ट नहीं किया। तो आप समझ कि गए, मतलब मैंने लिख दिया, अपने मैंने लिख दिया इमोशंस, तो मेरी भड़ास अपने निकल गई, ठीक है ना। इमोशंस निकाल मैंने दिए. इमोशंस निकाल दिए, और फिर मैंने, क्योंकि मैं उनके स्तर पर नहीं आना चाहती। राइट. मेरी बहुत अच्छी परवरिश हुई है। हम उस वक्त, हमारे माँ बाप ने हमें परवरिश देकर बड़ा किया है जहाँ पर ये सब नहीं था। Correct. हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, दूसरों के काम की कदर करते थे। जब हम लोग फिल्में पहले देखते थे ना बेटा, तो हम अरे क्या बकवास पिक्चर है, अरे क्या फालतू पिक्चर है, हम कहते थे। लेकिन जब से मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया, मैं किसी भी फिल्म को
किसी भी शो को मैं आधा छोड़कर नहीं उठी हूँ, क्योंकि शो बकवास हो या बढ़िया हो, मेहनत तो भाई उतनी लगती है ना? तो वो रिस्पेक्ट मैं ज़रूर करती हूँ। मैं पूरी फ़िल्म देखती हूँ, मैं पूरा शो देखती हूँ। अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है, चाहे मरते, करते, सड़ते, बूझते हुए देखती हूँ, लेकिन उतनी रिस्पेक्ट रखती हूँ कि मैं पूरा देखूँ। तो इसलिए ट्रोल करना बहुत आसान है। उनके शूज़ में आकर देखिए, क्या आप उतना भी कर पाएँगे? राइट। है ना? इतने बड़े शो में आपको इतना मुश्किल काम मिला है, इतने धुरंधर एक्टर्स के साथ आपको साथ में, आप एक अलग तरीका बनाएँगे ना, आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपना काम भी कर जाऊँ और लोगों से अलग भी दिखूँ। और ये तो मिस्टर भंसाली ने और सर ने कह ही दिया है कि उसने पहले ही कह दिया था क्या बोलते हैं शार्मी ने कि मैं आई विल डू लेस इज़ मोर एक तरीका होता है। तो अगर सर ने हाँ कर दिया है उसको, तो हम कहने वाले कौन होते हैं? हम को एक्टर्स थे, हमारी तो बड़ी अच्छी बनी ऑन सेट। हम तो बहुत अच्छा वक्त बिताते थे और हम अपना काम कर रहे होते थे और वो अपने हिसाब से काम कर रही होती थी। आप वहाँ पे वैसे मैंने कहा हमारे सेट पर एक ही स्टार है और एक ही बॉस है, एंड दैट इज़ मिस्टर संजय लीला भंसाली। इफ़ ही ओकेज द टेक इज़ ओके। ऑल्सो मैम आपको शगुन भी मिला है सर के हाथों से। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या क्या उन पैसों का आपने रखे हैं, बिल्कुल रखे हैं। वो नहीं खर्च किए जा सकते। वो तो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं उसको ऐसे फ्रेम मतलब लगाऊंगी? फ्रेम करा के रखूँगी, शायद कभी भी करा भी लूँ। लेकिन इस वक़्त तो जब भी थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ा कहीं दिल छोटा हो रहा होता है या कुछ हो जाता है, उसको खोल के देख लेते हैं कि शाबाशी मिली थी, शाबाशी। क्योंकि सर जब भी कोई ओके से भी बढ़िया टेक देखते हैं तो वो कहते हैं 500 रुपए। तो ये उनका शगुन है, उनका आशीर्वाद है, जो मतलब इट वाज़ ऐसा लगता था कि ऑस्कर मिल गया। आपको वो किस टेक पे मिला था? मुझे आज़ादी गाने पे मिला था, दोनों आज़ादी गाने पे मिला था। और क्या बोलते हैं जो एक वो वाला सीन है, दुपट्टे वाला सीन। हाँ, तो मतलब कितनी बारी मिल गया आपको 3 शगुन? बार। वाओ! तो यानी तीनों मिनट आपने संभाल के रखे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप वो शगुन किसको देंगे अगर आपकी लाइफ में कोई इतना बड़ा काम करेगा तो? देखो अभी करे तो सही पहले। ऑल्सो मैम अब हीरा मंडी में काम करने के बाद से आपको क्या लगता है 28 साल का करियर तो आपने बनाया था, अब क्या नई चीज़ें आपको देखने मिल रही है कि हाँ, आपके साथ नया हो रहा है? ऑडियंस का प्यार बहुत मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी जो फ़िल्म, टेलीविज़न, ओटीटी वाली इंडस्ट्री, हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जब तक वहाँ से आपको वाहवाही ना मिले, तब तक आपको ऑडियंस का प्यार तो मिल रहा है, तो आपको आगे नए बैरियर्स को तोड़ने में आपको तभी मौका मिलेगा जब व्हेन द इंडस्ट्री विल गेट एक्साइटेड अबाउट यू। तो और जिस प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया है, वो प्लेटफॉर्म जब तक आपको प्रमोट नहीं करता, तब तक आपको इंडस्ट्री सीरियसली नहीं लेगी। Right. ऑडियंस का प्यार मिलेगा, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे आपने अच्छा काम किया हो, उस प्लेटफॉर्म की भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि अगर हमें थोड़ा सा उसका सपोर्ट मिले, Right. तो देन आई थिंक मोर वर्क विल कम, मोर गुड वर्क विल कम। Yeah. एंड द डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स, मैं आपके शो के माध्यम से ये उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मुझे नए किरदार, मैं खुद को नए किरदार में देखना चाहती हूँ, आप भी मुझे नए किरदार में इमेजिन करिए। एंड आई वॉन्ट टू डू न्यू शोज़, आई वॉन्ट टू डू न्यू वर्क, आई वॉन्ट टू डू वर्क विद, मैं अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। मेहनती मैं बहुत हूँ, मैं पहले ही बता दूँ, और मैं सेट पर बहुत खूबसूरत एक एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करती हूँ। आई एम अ टीम पर्सन। तो इट हैज़, तो ये चीज़ें, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने हर मौके पर अपने काम को बखूबी करके दिखाया है, अपने 100% करके दिखाया है, आप लोगों को पसंद भी आया है। तो नाउ अब मुझे लगता है कि अब कैमरा की उस तरफ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मुझे अपना प्यार दिखाएं। करेक्ट। सो मैम 28 साल का आपका ये जर्नी हो गया है, किस तरह देखते हैं आप? कितना रोलर कोस्टर भरा रहा है आपका ये सफ़र? मैं 96 में मुंबई आई थी, 1 जुलाई 1996। और बड़ी किस्मत की बात है, लोग कहते हैं ना कि मेरे पास स्ट्रगल की बड़ी कहानी है, मेरे पास स्ट्रगल की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि क्योंकि वहाँ मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। मैं ऐसे एक इंसान से थिएटर सीख के आई थी जिनके बारे में सब जानते थे, उस वक्त के जो जनरेशन थे, जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स थे। बीच पे कास्टिंग के लोग नहीं थे, जब तक कोई इंटरनेशनल कास्टिंग नहीं हो जाती। उमा डकूना थी उस वक्त कास्टिंग में, अदरवाइज़ कोई ऐसे कास्टिंग के डायरेक्टर्स नहीं थे। यू कैन बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि आप उस वक्त
जो एक डायरी हुआ हुआ फिल्म इंडस्ट्री की एक डायरी हुआ करती थी, आप उसमें से नंबर ढूंढिए, आप फ़ोन करिए और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ बात कर सकते थे और वो आपको आपके 15 मिनट देते थे. सो आई वुड गो एंड स्ट्रेट अवे मीट द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, क्योंकि मैं कहती थी मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं थिएटर की स्टूडेंट हूँ और मैंने इब्राहिम अलकाजी से थिएटर ट्रेनिंग ली है, तो सब उनके बारे में जानते थे. तो सब ने, और क्योंकि तब के लोगों में जो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो थिएटर के लोगों को बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो वो हमें वक्त देते थे. मैं यश चोपड़ा जी से भी मिली हूँ, मैं सुभाष घई जी से भी मिली हूँ, तो ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर उस वक्त जो थे उन सब से मैं पर्सनली मिली हूँ. और क्या बोलते हैं, अज़ीज़ मिर्ज़ा जी से मिली हूँ, सईद मिर्ज़ा जी से मिली हूँ. उन्होंने तो कास्ट भी किया था, अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी नहीं. लेकिन तो आने के बाद फिर मैंने, मेरी फ्रेंड है स्वप्ना वाघमरे, उनको मैंने कहा कि मैं टेलीविज़न में भी मिलना चाहूँगी. और अनुपम खेर जी, जिन उनकी एक कंपनी थी मीडिया एंटरटेनमेंट, उनके गुरु भी मेरे ही गुरु हैं, अलकाई साहब की स्टूडेंट हैं. उन्होंने बहुत मदद की. उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को, मैं जो अलकाई साहब के स्टूडेंट हैं, आई एम गोइंग टू प्रमोट यू. मैं अपने शोज़ में आपको काम दूँगा, उसके बाद आपको अपना देखना पड़ेगा. अपने शो में भी कौन काम देता है ना. तो उन्होंने मुझे अपने शो में ये कहाँ आ गए हम, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री हैं, उसमें मुझे पहला काम मिला. और दूसरा काम मुझे स्वप्ना वाघमरे ने, स्वप्ना जी ने मुझे एकता कपूर से मिलवाया. उन्होंने जिस शो के लिए मैं मिलने गई थी उसके लिए तो काम नहीं दिया, मानो या ना मानो एक एपिसोडिक हुआ करता था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझे उनका एक शो आ रहा था DD1 पे, जिसका नाम था इतिहास, उसके लिए मुझे बुलाकर काम दिया. नो ऑडिशन, नथिंग. वो जो मेरी उनसे बातचीत हुई थी, वो ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मुझे देखे जा रही थी और सवाल पूछे जा रही थी, वही उनका ऑडिशन था. और वो ख़त्म होते होते उन्होंने मुझे मेन लीड में लिया. कन्यादान, वन ऑफ माई माइलस्टोन, मैं अगर कहूँ मेरा पहला माइलस्टोन अपनी ज़िंदगी का, जिसमें किरण खेर मेरी मदर बनी थी और मुझे हीरोइन के रोल में उन्होंने कन्यादान में लिया. फिर मुझे संजीव भट्टाचार्य जी ने अपने शो में लिया चैलेंज में, सचिन जी ने तू मैं लिया. ऐसे करते करते धीरे धीरे बात बनती गई. बालाजी में तो मैंने 12 साल काम किया, एक के बाद एक शो मुझे मिलते गए. उनकी देखा देखी सतीश शौरी जी ने मुझे काम दिया, कैसे कहूँ मैं, और जैसी कोई नहीं, क्या बोलते हैं, सिंधु. फिर एक के बाद एक मेरा. और सबसे बड़ी बात ये है कि बिना ऑडिशन के मुझे एक के बाद एक काम मिलता गया. एक काम ख़त्म होने से पहले मेरा दूसरा काम रेडी था और बिल्कुल पिछले काम से अलग काम था, अलग रोल होता था मेरा. मैंने शायद टेलीविज़न में सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स अगर कहे, और अलग अलग रोल, वर्सेटाइल रोल जो किए हैं वो शायद मैंने ही किए होंगे. बहुत लोगों ने किए हैं, उनमें से मेरा भी एक नाम है. क्योंकि आपको बताऊँ क्यों, क्योंकि उस वक्त जो चैनल में बैठे थे लोग, जो कास्ट करते थे लोग, जो डायरेक्टर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, वो आपके अंदर के टैलेंट को पहचान लेते थे और ये देखते थे कि ये बंदी मेरे किरदार में फिट होती है कि नहीं होती है. उनकी माइंडसेट, उनकी देखने का तरीका, उनके समझदारी का तरीका, समझने का तरीका बहुत बढ़िया था. आज तो इतना प्रोसेस बना दिया है लोगों ने कि प्रोसेस में ही आधे लोग खो जाते हैं, जो सही होते हैं वो खो जाते हैं, है ना. और काफ़ी बार हमने बहुत जगह देखा है, आपको लगता है अरे यार इसको क्यों कास्ट किया, ऐसा लगता है. लेकिन क्या पता, सब लोग कहते हैं वी आर गोइंग द हॉलीवुड वे, तो मे बी दैट इज़ हाउ इट इज़. सो रोलर कोस्टर रहा है. अब ज़्यादा तकलीफ़ है. पहले 20-25 साल मुझे तकलीफ़ नहीं थी, मुझे काम मिलता जा रहा था और एक के बाद एक बढ़िया काम मिलता जा रहा था. अब तकलीफ़ है क्योंकि अब बहुत सारे बैरियर्स पार करके आप डायरेक्टर तक पहुंचते हैं. तो वो बैरियर पार करने वालों का जो दिमाग है वो किस तरह से आपको देखते हैं. एग्ज़ाम वैसा हो गया, पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद और एक और एग्ज़ाम दो, फिर उसके बाद एक और एग्ज़ाम दो, फिर फाइनल एग्ज़ाम आप तो, है ना. तो वो 3 एग्ज़ाम देने वालों ने आपको कितने नंबर दिए तो ही आप आगे जाकर एग्ज़ाम दोगे ना. तो उन 3 एग्ज़ाम देने वालों का कितना दिमाग खुला हुआ है और वो कितने टैलेंटेड है अपने काम में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइनल एग्ज़ाम कैसा दोगे.
यस। सो मैम अभी आजकल के जो एक्टर्स हैं वो खुलकर बाहर भी आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कास्टिंग ऐसे ही हो जाती थी, मतलब बात करते करते, क्योंकि टैलेंट पहले का जो था ढूंढा जाता था वो बहुत ही अलग तरीका था। आई एक्सप्रेशन से, बात करने के तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती थी, आपका हाथ कैसा मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों से तब जी। आप लोगों की कास्टिंग होती थी। बट अब ऐसी है कि कास्टिंग के लिए ज़रिया ही कुछ और बना गया, जैसे कास्टिंग काउच का नाम दे दिया गया है, जिससे मतलब इनडायरेक्टली जिसको काम दे मिलना हो, जिसको काम चाहिए हो, वो अपने ऊपर होता है। बट आप उस जो कास्टिंग काउच का जो ज़ोन चल रहा है अभी इन दिनों फ़िल्म इंडस्ट्री में, आप उसे कैसे देखते हो? क्योंकि कई एक्टर्स हैं उठकर बाहर आते हैं कि हाँ, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कास्टिंग काउच रियली वाला। येस मैम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं मुंबई आई थी तब, क्योंकि फिल्म्स इस तरह की नहीं बनती थी, जो कॉरपोरेट नहीं जी। था तब, तो तब ऐसी बातें सुने हम, तो वो उसमें पढ़ते थे, है ना, स्टारडस्ट फिल्म फेयर इन सब में पढ़ते थे। मुझे लगा था कि नाउ थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी क्या बोलते हैं, अब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया है। ये आपने मुझे एकदम अभी हाल ही में हाँ। मैंने आभा का किया था, जो यंग मल्लिका जान का कैरेक्टर अरे जिन्होंने बड़ा प्ले किया सुंदर था। किया था उसने, शोरा हाँ। प्रिटी गर्ल, और बहुत अच्छा काम किया उसने। यस। तो आभा ने भी मेरे इंटरव्यू में ज़िक्र किया था कि उन्हें भी ऐसे इनडायरेक्टली कॉल्स आते थे कि मतलब आपको ऑडिशन नहीं देना है, खाली आपको मीटिंग के लिए आना है। तो कभी अच्छा। आपने इतने लंबे करियर में कभी आपके साथ ये सब हुआ? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी तो मैंने कहा कि हाँ। क्योंकि मैं देखते ही उन डायरेक्टर्स के पास जाती थी, मैं मिलने ही उन डायरेक्टर्स के पास जाती थी जिनके साथ मेरी इच्छा थी काम करने जी। की। तो और वो सभी, मैंने कहा कि मुझे तो इतना सँभाला है लोगों ने। आई एम एब्सोल्यूटली थैंकफुल टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर हू आई हैव वर्क्ड विद, क्योंकि उन्होंने बहुत बिल्कुल मुझे बच्चे की तरह रखा है। संजीव भट्टाचार्य जी मुझे ऐरावत कहकर बुलाते थे जी। कि और सचिन जी ने तो मुझे, मतलब ही बिकेम, मैं तो उनको अपना लोकल गार्जियन, मेरे बड़े भाई की तरह मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने, मैं बीमार पड़ती थी तो वो घर में डॉक्टर भेज देते थे। मेरे शूटिंग पे क्या हुआ बेटा, कल कर रहे हो, एक बेटा बेटा करके बात यस। करते हैं वो, कि कल शूटिंग करनी है बेटा। तो मैं बोलती थी लेकिन मैं तो बुखार है, तो अच्छा रुक, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, रुको रुको मैं डॉक्टर भेजता हूँ, तो वो डॉक्टर भेज देते थे। फिर और मतलब सुप्रिया यूज्ड टू लुक आफ्टर मी, सुप्रिया जी, तो मेरे लिए तो एकदम घर जैसा माहौल घर था। जैसा। ये अभी मैं जो कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पड़ाव वो वैसे आ गए हैं कि आप ऑडिशन देते देते आगे बढ़ते हैं। जी। तो पहले क्या था, डायरेक्टर्स आपसे खुद मिलते थे, अभी ये डायरेक्टर लास्ट में मिलते हैं। राइट। तो और शायद मुझे ये भी लगता है कि एक्टर्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई अब तो है। मैम ऑडिशन देने के लिए भी कई जगह मतलब फ्रॉड हो जाता है, पैसे मैं लेकर ऑडिशन की। आपके, हाँ, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी उन लोगों के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, कि जो कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसे मांगे, कृपया करके उनसे उन्हीं उसी दिन यस। नाता तोड़ लें। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू हैव टू एनरोल इन आवर कंपनी या। ओनली देन वी विल टेक योर ऑडिशन एंड पुट योर ऑडिशन इन या। आगे, नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। यस, बिकॉज़ हीरा मंडी के शो में ये जो ताहा हैं, हाँ। ताजदार का किरदार करने वाले, जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ खुद ये फ्रॉड हो चुका है ऑडिशन वाला, मतलब पे करके उन्होंने ऑडिशन किया था, बट वो एक स्कैम था उनके साथ। 100 वो स्कैम ही हो सकता है। यस। अब ये हो सकता है क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के हैं, उनको ऑफिस चलाना है, सब कुछ करना है, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि मे बी यू गो देयर एंड एनरोल योरसेल्फ। या। उसकी एक छोटी सी फीस हो सकती है शायद, हाँ। लेकिन आप मुझे 10,000 रुपया दीजिए और मैं आपको ऑडिशन करवा के दूंगा, ये अगर किसी ने भी कह दिया आपसे, तो तुरंत वहाँ से उठ के निकल जाना और कभी उनकी बातों में मत आना। मैं ये लड़का लड़की दोनों को कहूँगी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, और यस। सबसे बड़ी बात, आपको अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए। उस टैलेंट पर भरोसा होने के लिए मैं ये कहूँगी कि ट्रेन्ड एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। जज़्बा बहुत बढ़िया बात है, और हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि एक एक्टर बनने के लिए सबसे बड़ी आपकी खूबी कॉमन सेंस होनी चाहिए। वो भी सही है, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग, कुछ थिएटर कर लिया, कुछ एक एक्टिंग क्लास में चले यस। गए, तो वो कॉन्फिडेंस आपका अलग होता है। यस। आपको प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए भी किसी का असिस्टेंट बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है, काम सीखना पड़ता है। उस बंदे के साथ आपको 1 हफ्ता बिताना पड़ता है, कहाँ तार क्या जुड़ने हैं, क्या करना है, कैसे क्या कसना है, किसमें क्या राइट। स्क्रू लगेगा। ये सीख, तो फिर एक्टिंग करने के लिए क्यों मुँह उठा के आ जाते हो भाई? यस मैम। इसके लिए भी ट्रेनिंग लेकर आओ। यस। इट्स अ प्रोफेशन। अगर आपको इसको ऐसे ही करना है, आज मैं सिर्फ टीवी में दिखना चाहती हूँ, बड़ी पब्लिक मुझे ऐसे कहती है, नहीं हम सिर्फ एक बार टीवी में आना चाहते हैं। अरे क्यों टीवी में आना चाहते हो? 4 दिन की चांदनी, उसके यस। लिए आना चाहते हो? अगर इसको आप प्रोफेशन बनाना चाहते हो, अपना घर चलाना चाहते हो, यस। पैसा कमाना चाहते हो इससे, तो वैसे ही आओ जैसे पढ़ लिख के कोई नौकरी ढूंढने जाते हो। यस। इट्स अ प्रोफेशन। या। मैं तो एक्टिंग ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। यस। ऑल्सो मैम आप डेली सोप क्वीन कही जाती हैं, इतने साल आपने बिताए जो हैं इसमें। जो वर्क पैटर्न रहा है पहले से अब बहुत चेंज हो गया है, मतलब काफ़ी चीज़ें बदलाव हो गया है।
जब अगर मैं आपकी बात करूं, मतलब पिछले अगर यहाँ से 10 साल भी हम लोग पीछे जाते हैं, तो आपने कितनी डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं सेट पर काम करते वक़्त? कभी-कभी 15 आवर्स से ज़्यादा का शिफ्ट हो जाता था। कभी-कभी खाना भी आप लोगों को सेट पर काफ़ी लेट मिलता था क्योंकि आप लोग सीन में बिज़ी रहते थे। आप क्या बताना चाहेंगे उस दौर पे आपके? ये वो दौर था जब हमने मुंबई में पहली बार काम शुरू किया था। तब ऐसा कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं था। राइट। क्या बोलते, तब काफ़ी ऐसा होता था कि मैं तो आज विश्वास भी नहीं कर पाती जब मैं सोचती हूँ कि 2001 टू 2006 मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आधा घंटे के लिए मैं घर वापस जाती थी, ब्रश करने के लिए और नहाने के लिए और एक कप चाय पीने के लिए, और 23-23 घंटे हम लोग काम करते थे, क्योंकि 2-2 शो में काम करते थे। मुंबई में नए-नए आए थे, घर बनाना है। सबसे पहले हमारे घर में तब जो भी दिल्ली और नॉर्थ से लोग आए थे होते ना, उनके घर ये दिमाग में बिठा दिया जाता है कि पहले घर बनाना है, पहले घर बनाना है, पहले घर बनाना। सब लोग सब जुट जाते हैं कि पहले फ्लैट खरीदेंगे, पहले फ्लैट खरीदेंगे, किराए नहीं देंगे, किराए नहीं 11-11 महीनों में घर नहीं चेंज करेंगे। तो तो अब मैं सोचती हूँ तो कैसे कर लिया होगा कि 5 राइट। साल नहीं सोए, माय गॉड! तो ये तब का टाइम था। फिर 2008 के बाद एक ऐसा वक़्त आया कि एक इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुआ, हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और 12 घंटे की शिफ्ट तय की गई यस। कि अगर उसके ऊपर किया जाएगा तो फिर हमको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करेंगे कि नहीं करेंगे। यस। तो ये एक और टाइम हुआ है आया, तो ये अच्छा हो गया कि हमें पता था हमें 12 घंटे काम करना है। यस। मैं तो चाहूँगी कि ये 10 घंटे हो जाए, क्योंकि आजकल ट्रैफिक की वजह से जाना आना इतना दूर हो गया है। यस। प्लस हमारे जो सेट हैं वो आजकल धीरे धीरे दूर होते 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 मतलब बहुत दूर हो वसई गया। वसई पहुंच चुका है। तो अब आप हर बार अपनी इतनी जहाँ भी आपका शूट है उसके पास घर नहीं ले सकते ना, तो आपने करेक्ट। बड़ी मुश्किल से घर बनाया, तो आने जाने में आपको 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाते हैं, प्लस द शूट का टाइम। सो इट इज़ लाइक अ 16 आवर 15 आवर डे फॉर एवरीबडी ऑन द सेट। हम लोग तो फिर भी गाड़ियों में चले जाते हैं, लेकिन जो ट्रेन वगैरह में जाते हैं, बरसात के दिन होते हैं, इट बिकम्स हमारी यूनिट के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है, राइट। बहुत मुश्किल टाइम होता है वो। लेकिन अब ये हो गया है कि पहले अच्छा काम होता था, सीन्स अच्छे होते थे, अभी मिनट निकलते हैं। राइट। क्योंकि आप मैम अब आप समझे? देखेंगे शोज़ भी हाँ, जल्दी ऑफ एयर हो जा रहे हैं। आप लोगों के टाइम पे मतलब 7 साल, 8 साल, 9 साल कैसे गुज़रते थे, क्योंकि पता जमा नहीं चलता जमा था। जमा के सीन करने का वक्त निकल गया है। राइट। अब सीन करो आगे बढ़ो, सीन करो आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप किसी डायरेक्टर को कहेंगे कि मुझे 20 मिनट निकालने हैं, या कहेंगे कि मुझे 25 मिनट निकालने हैं, तो आप सोचो 12 घंटे की यूनिट में 25 मिनट निकालना बहुत मुश्किल होता है ना? 3 कैमरा करेक्ट। सेटअप राइट। हो, 2 कैमरा सेटअप हो, 25 मिनट्स टू टेक आउट, क्या क्वालिटी काम दिखाओगे? किसी परफॉर्मेंस पे क्या ही काम करोगे? तो एवरीबॉडी इज़ डिपेंडिंग ऑन, सब लोग मतलब हम लोगों को तो फिर भी मेकअप रूम में जाने का टाइम मिलता है, लेकिन जो टेक्निकल टीम होती है ऑन द सेट, माय गॉड! क्या प्रेशर होता है उनके ऊपर, अभी लाइटिंग करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो, क्या बोलते हैं, कैमरा इधर लाओ, डायरेक्टर ऑल द टाइम बौखलाए रहते हैं कि उनको 25 मिनट निकालना है। राइट। प्रोडक्शन के लोग बौखलाए रहते हैं कि 25 मिनट निकालना है, नहीं निकालेंगे तो बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू सेव द मनी। प्लस सी एपिसोड्स बढ़ गए हैं, बजट कट रहे हैं, राइट। तो ये तो गड़बड़ है। मतलब आपको ज़्यादा काम निकालना है लेकिन बजट कट रहे हैं, राइट। तो कॉस्ट कटिंग हो रही है, तो ऐसे में तो क्वालिटी काम मिलना बहुत मुश्किल है और करना भी बहुत यस। मुश्किल है। तो काफ़ी प्रेशर हो जाता है मैम। तो ऐसे प्रेशर में कभी आपको गुस्सा आया था सेट पर, जो बहुत एक्सट्रीम हो गया था गुस्सा? मैं कभी एक्सट्रीम गुस्सा नहीं कर पाती, कभी भी सेट पर एक्सट्रीम गुस्सा नहीं कर पाती। हाँ, बिफर जाती हूँ, हाँ। बिफर तो बहुत बार जाती हूँ मैं। मतलब कभी कुछ बड़े बर्जन से जाती हूँ सेट पर, ये वो, और कभी कुछ जनरली जो आगे का कोई अपना टेक्निकल टीम में कोई काम नहीं ठीक से कर रहा हो, ये वो कर रहा हो, तो मैं बिफर ज़रूर जाती हूँ, या फिर मुझे कह दिया जाता है कि मैम अभी ना ये आपको तो दोबारा तिबारा सीन करने में मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो तो टेक्निकल काम है, हमें मेरे हाथ में नहीं है, करेक्ट मैम। है ना? दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। टेक्स तो सर बताएंगे, जो भी कैमरा के आगे बैठे होंगे, मतलब करेक्ट। डायरेक्शन में बैठे होंगे, वो बताएंगे कि कितने टेक्स लेने हैं, कितने, उसमें हम, दैट इज़ नॉट माई जॉब। बट येस, मेनी अ टाइम्स इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द क्या बोलते हैं, अनप्रोफेशनलिज्म ऑन द सेट। वो जब होता है ना, फिर मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं तो अपना 100% दे रही हूँ, तो भाई तुम्हारा भी तो काम है 100% देना, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, चाहे वो कैमरा में हो, चाहे मेरे को एक्टर्स में हो।
It has to be a teamwork. Everybody has to give their 100%. कोई ऐसा इंसिडेंट बताएंगे मैम जब आप गुस्सा हो गए हो लेकिन फिर को स्टार्स ने आपको शांत कराया, क्योंकि एक दबंग वाला आपका वो एटीट्यूड रहा ही है, गुस्से वाला, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? मैं कभी इतना जो गुस्सा मुझे चढ़ा है ये कभी अपने लिए नहीं चढ़ा है। ये हमेशा मैं किसी को एक्टर के लिए लड़ रही होती हूँ। कभी लड़ा आपने? हाँ, बहुत स्पेशली बार, अगर मैं ससुराल बहुत सिमर बार, की बात बहुत करूं। बार। क्योंकि क्या होता है ससुराल सिमर का में क्या हुआ, एंड आफ्टर 6 महीना ना मैं सचमुच सबकी माताजी बनने लग गई हाँ। थी। खुद को मान ही लिया था मैंने, क्योंकि उन्होंने बना ही दिया था कि फ्रॉम द स्पॉट दादा टू द टेक्निकल टीम टू द डायरेक्टर टू प्रोड्यूसर्स टू एवरीबडी यूज्ड टू कॉल मी माताजी। तो इसीलिए मैंने माताजी में बन ही गई थी, मेंटली मैं माताजी बन गई थी। सो कभी किसी एक्टर को जो न्यू कमर है या उसको कोई प्रोडक्शन का आदमी कोई मतलब ऐसा कह रहा हो कि नहीं नहीं आपको तो करना ही पड़ेगा, नहीं नहीं आपको 2 घंटे रुकने पड़ेंगे, नहीं ये करना पड़ेगा, नहीं नहीं आपके, या फिर उसको बेचारी को चक्कर आ रहा है और वो मतलब दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है काम निकालने का। उस वक्त फिर मैं टेढ़ी होकर बैठ जाती हूँ कि नहीं भाई तुम समझो इस बात को। मैं कभी ये नहीं कहती, मैं गेम्स नहीं प्ले करती कि क्या बोलते हैं कि नहीं मेरे सर में दर्द है मैं अभी शॉट नहीं दे सकती, क्योंकि ये मालूम है लोगों को कि ये झूठ है, क्योंकि अगर मेरे को 103 बुखार भी होगा तो भी मैं शॉट दूंगी। तो मैं ये सर दर्द भूख लगी है इसकी वजह से ये सब चीज़ों से मैं शॉट नहीं दूंगी, तो मैं सीधा आपको बोलूँगी कि आई एम सॉरी, आई हैव अ प्रॉब्लम, माई को एक्टर हैज़ अ प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसको समझने की कोशिश करो और उसको ठीक करो। यस। क्योंकि मेरे सामने मेरे को एक्टर का मूड ऑफ है या वो सीन में ही नहीं है, क्योंकि वो और किसी वजह आपकी बेवकूफ़ी की वजह से उसका पूरा सिस्टम हिला पड़ा है, तो मैं उसके सामने क्या ही एक्टिंग करूँगी और मैं क्या ही उसके साथ सीन कर लूँगी। तो मैं अपने सीन को बचाने के लिए और न्यू कमर्स को भी थोड़ा हेल्प करने के लिए, या मेरे को एक्टर को जिनको मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई फाइट फॉर देम। और ये सबको मालूम है कि ये वो फाइट करेंगी और वो क्या बोलते हैं मेरे पास आ भी जाते हैं बोलने के लिए। बट कभी भी मैं प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं करूँगी, ऑन सेट शूट नहीं रोकूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं प्रोड्यूसर की जगह भी रह चुकी हूँ। शुरू में मुंबई आने के बाद मैंने 2-3 शोज़ प्रोड्यूस भी किए थे, सो आई नो कि टाइम इज़ मनी। और जब 25 मिनट आपको निकालने होते हैं तो फिर वो हर किस तो आप आधा घंटा 15 मिनट आप ड्रामा करके शूट नहीं रोक सकते। काम आपका चलने देना चाहिए, लेकिन द प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व्ड। सो मैम अब आने वाले टाइम में आप क्या नया किरदार करना चाहेंगे, या और क्या पाइपलाइन में आपके ऑलरेडी लग चुका है? इस वक्त पाइपलाइन में मेरे पास आई एम नथिंग, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि हीरा मंडी देखकर और मेरे बाकी काम देखकर लोग मुझे नए नए खूबसूरत रोल्स दे, मैं उसकी वेट कर रही हूँ। तो और ये वेटिंग टाइम मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, ये भी मेरे लिए बड़े नए, वैसे मैंने कहा कि मैं एम फीलिंग लाइक ए न्यू कमर, कि जब आप मुंबई आए थे तब आप नए शो की वेट करते थे या नए काम की वेट करते थे। अभी मैं ये कहूँगी कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए और नए काम की वेट करनी चाहिए। थिएटर डेफिनेटली चल रहा है मेरा, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही दिमाग से खाली हूँ क्योंकि वो फिर हो जाता है शैतान का घर। तो मेरे थिएटर का काम चल रहा है, जो कि मैं शुरू से ही थिएटर के साथ हमेशा से जुड़ी रही हूँ। तो दैट इज़ गोइंग ऑन, बट ऑन स्क्रीन एज ऑफ नाउ आई एम कुछ कहानियाँ मैंने सुनी हैं, कुछ नरेशंस लिए हैं, सुने हैं, कुछ अच्छे लगे हैं, लेकिन एक्सेप्ट अभी तक कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वो जो भी शो शुरू होंगे वो जुलाई से शुरू होंगे, तो जो आपको साइन वाइन करने का वो है सब 15 जून के आसपास ही होगा। सो आखिरी सवाल मैम मेरा, 27 साल का आपका करियर रहा है, बहुत सारे आर्टिकल्स आपके ऊपर बने होंगे एंड अभी भी बन रहे हैं, हर रोज़ पता नहीं कितने आर्टिकल्स बनते। कोई ऐसी खबर, क्योंकि खबरें तो आती ही रहती, कोई ऐसी खबर हो जो सुनकर मतलब वो अफवाह ही रही हो, लेकिन वो सुनकर आपको बहुत स्ट्रेंज भी लगा हो, लेकिन आपने वो हंस कर टाल दिया हो? एक बड़ी मज़ेदार बात हुई थी कि मेरे नाम से ऐसी कोई तो खबर नहीं आई कि मेरा नाम किसी के साथ जुड़ा हो या ऐसा हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, एक बार मैं अपनी शूट पर जा रही थी, ससुराल सिमर का की शूट पर, और काशी गांव के वहाँ एक बहुत ही अजीब तरह से कोई बाइक चला रहे थे, और किरण भाटिया मेरे हस्बैंड वो मुझे छोड़ने जा रहे थे। ही वॉज कमिंग टू ड्रॉप मी एट द शूट। सो वो बहुत ही मतलब फैमिली के साथ ही जा रहे थे, और आकर उन्होंने हमारी गाड़ी के पास अपना ऐसे घुटना ऐसे लगा दिया, ऐसे हम भी ना जा पाए और वो भी ना जा पाए। तो उन्होंने जब उन्होंने ऐसे करके देखा, आगे गए, तो हम जाकर किरण ने गाड़ी वहाँ पे रोकी कि मतलब आप ये क्या किया आपने, हम तो जा ही रहे थे, आपने अपना घुटना रख दिया, मैं चला जाता तो आपको लग जाती। तो वो क्या समझता कि आपने आपको ये करते करते करते, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं नहीं निकल रही थी।
वो निकले और फिर बहुत सारे लोग आ गए एक साथ और माहौल बड़ा गर्म हो गया। ओके। ठीक है। तो तब मैंने क्या किया कि मैं अपना पर्स अंदर रख के मैं बाहर निकली, क्योंकि वहाँ पे आसपास सब लोग जानते थे वहाँ पे शूट है, मेरा चेहरा भी सब लोग जानते थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप? मैंने खुद देखा है कि उन्होंने अपनी बाइक ऐसे रोकी और बड़ी बुरी तरह से उन्होंने बिहेव किया। हमको नहीं आगे नहीं जाना है, अगर हम आगे जाते तो उनका घुटने पे लगती तो हम खड़े रहे। और फिर आगे आने के बाद आपने बाइक ऐसे रोक के आप कह रहे हो कि कैसे ड्राइव कर रहे हो, कैसे ड्राइव कर रहे हो, तो हम तो सही ड्राइव कर रहे थे। तो ऐसे कर बहुत वहाँ पे हुजूम जमा हो गया। ठीक है, मतलब शर्ट वर्ट फट गई, ऐसी हालत हो गई, मैं बीच में आ गई। ऊपर से क्या बोलते हैं तो इस तरह का एक बहुत ख़राब माहौल हो गया। मैंने कहा, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे पहचाना, उन्होंने कहा अरे जाने दो जाने दो जाने दो, ये तो एक्टर है। और मैंने कहा कि चलो अभी हमें जाने दीजिए, मेरी शूट पे मुझे पहुँचना है। और निकल के हम शूट पर चले गए। किरण वेंट बैक। हाफ एन आवर के बाद कुछ 100 लोग लाठी वाठी लेकर वहाँ पर आ गए। सेट पर मुझे कह दिया गया कि आप वहाँ पर माता जी वहाँ पर ऐसे आए हैं, आप भी बाहर मत निकलो। मैंने कहा हमने तो गलती नहीं की है, मैं आती हूँ। नहीं वो किरण जी को ढूंढते हुए। मैंने कहा किरण जी तो चले भी गए, उनको बता दो वो चले गए, अभी क्या करने आए हैं वो यहाँ पर। ठीक है, तो फिर लेकिन मुझे बाहर नहीं जाने दिया गया। लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगा कि ये कैसा माहौल है, किस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं। चलो ये बात तो हो गई। 2 दिन के बाद एक ऐसी मेरी सीन था ससुराल सिमर का में, जिसमें मैं छुरी लेकर ऐसे मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, वो आ गई है, आत्मा आ गई है, जैसे हम लोग सुपरनैचुरल में चले गए थे। हाँ। और मैं छुरी लेकर एक सीन में ऐसे ऐसे कुछ कर रही हूँ और वो पूरी स्टोरी बन गई कि माता जी के पति ने लड़ाई की और ऐसा की, और जो सीन दिखा रहे वो मैं छुरी लेकर ऐसे कर रही हूँ। वो इतना फनी था ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी को मारने जा रही हूँ, लेकिन बात वो किरण भाटिया की कर रहे हैं, बात वो मेरी कर रहे हैं, और वीडियो उन्होंने ये डाला है। तो इस तरह की कहानी देखकर आपको लगता है कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप कौन सी स्टोरी बता रहे हैं। स्टोरी से मेरे उस छुरी को लेकर ऐसे ऐसे करने का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आप लोगों की को आकर्षित करना चाह रहे हैं उस स्टोरी की तरफ। और आपने मुझसे एक बार फ़ोन करके पूछने की कोशिश भी नहीं की कि हुआ क्या था मैम, आप हमें बता सकते हैं। उन्होंने मारपीट की। अरे मारपीट की? कैसे मारपीट की? तो खैर ऐसे इस तरह की कुछ एक ये कहानी मुझे अभी याद आ गई, जो मुझे कभी मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि एक बार फ़ोन करके पूछ ही लिया करो यार। राइट। कि हुआ क्या था। फिर चाहे कुछ भी लिखो, कोई बात नहीं, मुझे भी इस बात की संतुष्टि रहेगी कि यस यू हैव आस्क्ड मी। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पास आए, इतना टाइम दिया आपने। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को जो आपको इतना प्यार दे रहे? मैं हीरा मंडी के दर्शकों को और जिन्होंने फत्तों को इतना प्यार दिया है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पहली बार कोई शो कर रही हूँ और पहली बार मुझे इतना ऑडियंस से प्यार मिला है, भर भर के प्यार मिला है, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, रास्ते में, एयरपोर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में, सब लोग मुझे मिलने आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपका किरदार बहुत अच्छा था, हीरा मंडी की हीरा आप है, या फिर क्या काम किया आपने, आपकी पंजाबी सुन के मज़ा आ गया, अरे वो सीन आपने ऐसा किया। इतने सवाल हैं लोगों के कि और इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बस यही कहूँगी ऐसे ही प्यार मुझ पे न्यौछावर करते रहे। और मैं यही ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि और नए नए किरदारों में मैं आपको दिखूँ, अपना अच्छा काम करूँ, अपना 100% दूँ, और ऐसे ही आप मुझे प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट। आगे भी जितने आपके प्रोजेक्ट्स आए आप ऐसे ही धमाल मचाओ और ऐसे ही हमसे मिलते रहो, ऐसे हम इंटरव्यू करते रहेंगे। थैंक यू हाँ सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।